तीनों विधवा को हमने माना एक, तो यहाँ पर 6 सदस्य हो गए। तो सबको कितनी संपत्ति मिलेगी? माता को 1/6 मिलेगी, पुत्री को 1/6 मिलेगी, दूसरी पुत्री को 1/6 मिलेगी, पुत्र को 1/6 मिलेगी, दूसरे पुत्र को 1/6 मिलेगी, और जो विधवाएं हैं तीनों को 1/6 मिलेगी। मतलब यदि 1/6 को भी अलग अलग हम बांटना चाहें कि एक विधवा को कितनी मिलेगी, तो एक विधवा को मिलेगी यहाँ पर 1/6 × 3, 1/18। 1/18 पहली विधवा को मिलेगी, 1/18 दूसरी विधवा को मिलेगी, 1/18 तीसरी विधवा को यहाँ पर मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 चल ही रहा था, जिस पर हमने पहले काफ़ी वीडियो हमने बनाए थे और उसमें बेसिक चीज़ जानी थी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट को आखिर किस तरीके से ईजिली हम पढ़ सकते हैं, क्या इसमें पढ़ने लायक है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्रैक्टिकली इसका जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, किस तरीके से कोर्ट में इसका यूज़ होता है, वो हमने जाना था। तो फ्रेंड्स, हमने उसमें बेसिक चीज़ जानी थी कि ज़्यादातर लोग हमारे देश में अब भी यहाँ पर कानून के प्रति उनका रुझान नहीं है, वो अपनी वसीयत नहीं लिखते हैं, इसलिए उन पर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है। यदि वो वसीयत लिख दें तो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति को बांट सकते हैं। जो भी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है वो किसी को भी वो बांट सकते हैं, दान कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। वो चाहे तो अपने बच्चों को संपत्ति दें या ना दें, वो अपनी वसीयत में ऐसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति निर्वसीयतीय मरता है, जब उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है, ये हमने पहले जाना था। और कोई मेल व्यक्ति यहाँ पर निर्वसीयतीय मरता है तो उसके लिए अलग नियम है। कोई फीमेल व्यक्ति यहाँ पर मरती है तो उसकी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसके लिए अलग नियम है। दोनों के लिए, मेल यदि मरता है तो वो उसकी संपत्ति किन रिलेटिव्स को जाएगी, उसके लिए अलग नियम है। और फीमेल कोई मरती है निर्वसित है तो उसकी संपत्ति किन रिलेटिव्स को जाएगी, उसके लिए अलग नियम है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें जानी थी। और जो बेसिक लीगल टर्म्स है कि हाफ ब्लड रिलेशन क्या होता है, फुल ब्लड रिलेशन क्या होता है, यूट्राइन ब्लड रिलेशन क्या होता है, एग्नेट कॉग्नेट्स क्या होते हैं, ये सब हमने जान लिया था। जो बेसिक चीज़ है पढ़ने से पहले जो हमें पता होना चाहिए, तभी, क्योंकि ये बार बार ये शब्द आएंगे, उनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में किस तरीके से कोई व्यक्ति यहाँ पर मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से उसके रिलेटिव्स में बांटी जाती है, बढ़ती है, कौन सा शेयर उसको कितना मिलता है, ये महत्वपूर्ण बात है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले के वीडियो आप ज़रूर देखें और ये वीडियो तो आपको ज़रूर ही देखना है। और केवल ऐसा नहीं कि लॉ के स्टूडेंट को जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए एडवोकेट, केवल उनको नहीं, सभी लोगों को ये नियम पता होने चाहिए। ये जनरल पब्लिक के लिए वीडियो है, जो साधारण लेमैन है वो भी, उसको भी ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 8 से सेक्शन 13 तक जो सेक्शंस हैं वो इसी के संबंध में है। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हमारा वीडियो केवल यहीं तक सीमित रहेगा कि एक मेल व्यक्ति यहाँ पर मरता है, निर्वसित मरता है, इंटेस्टेड मरता है, मतलब कि अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं करता है और व्यक्ति मर जाता है, मेल व्यक्ति मर जाता है, तो उसकी संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन के क्या नियम हैं, उसकी संपत्ति का कौन सा शेयर किन किन को मिलेगा, किस रिलेटिव्स को मिलता है, ये आज हम जानेंगे। केवल मेल तक ही आज हम सीमित रखेंगे कि एक पुरुष व्यक्ति यदि मरता है तो उसकी संपत्ति किस तरीके से उसके रिलेटिव्स में जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको एक स्क्रीन पर चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये शेड्यूल फर्स्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट की। शेड्यूल एक ही शेड्यूल है इसमें, ये शेड्यूल आपको दिख रही होगी और इसमें क्लास वर्ग दिख रहा होगा, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। तो इनमें डिफाइन कर दिया गया ये रिलेटिव्स हैं क्लास फर्स्ट में, और क्लास सेकंड में ये रिलेटिव्स हैं। बिल्कुल सीमित कर दिया गया कि ये ही यहाँ पर रिलेटिव्स होंगे।
तो फ्रेंड्स ये आप देख लीजिए क्लास फर्स्ट में ये है सन है, डॉटर है, विडो है, मदर है, सन्स ऑफ द प्रीडिसेस्ड सन है और काफ़ी लोग हैं। और क्लास सेकंड में क्या है, पहला केवल फादर है, तो फादर को क्लास फर्स्ट में नहीं रखा गया है, क्लास सेकंड में रखा है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, महत्वपूर्ण बात है। क्लास फर्स्ट में होना चाहिए था लेकिन क्लास सेकंड में इसको रखा गया है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो फ्रेंड्स ये आपने चार्ट देखा। तो अब तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट से ही पूरा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो उसका एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी किस तरीके से यहाँ पर नियम है। एक मेल व्यक्ति यदि मरता है निर्वसित तो उसकी संपत्ति किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको जाएगी संपत्ति, क्लास फर्स्ट के सक्सेसर्स को। यदि क्लास फर्स्ट के सक्सेसर्स हैं तो आगे सबको एक्सक्लूड कर देगी। सेकंड में जो क्लास सेकंड में सक्सेसर्स हैं, एग्नेट्स हैं, कॉग्नेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट है उसको ये एक्सक्लूड कर देगी। ये अगर क्लास फर्स्ट में यदि एक मेंबर्स भी है, मान लीजिए कि व्यक्ति का पोत्री जिंदा है और सब जो भी मेंबर्स हैं इसमें नहीं है, इतने सारे जो मेंबर्स बताएं, केवल पोत्री जिंदा है तो पोत्र केवल पोत्र को सारी संपत्ति उसकी चली जाएगी और क्लास सेकंड के जो सक्सेसर्स इतने सारे दिए गए हैं उसको नहीं जाएगी, एग्नेट्स को नहीं जाएगी, कॉग्नेट्स को नहीं जाएगी, गवर्नमेंट को नहीं जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है। और यदि क्लास फर्स्ट में कोई भी सक्सेसर नहीं है, जितने भी आपको अभी हमने इससे पहले जो लिस्ट देखी थी, जो क्लास फर्स्ट में जितने भी मेंबर्स बताए गए थे उनमें से कोई भी मेंबर्स यदि नहीं है तो किसका नंबर आएगा, क्लास सेकंड के सक्सेसर्स का आएगा। और क्लास सक्सेसर से ये मान लीजिए यदि फादर ही है तो फादर को यहाँ पर सारी संपत्ति मिल जाएगी। क्लास सेकंड के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है, क्लास सेकंड के अंतर्गत और क्लास के अंदर भी सब क्लास दी गई है, 9 सब क्लासेस दी गई हैं इसके अंतर्गत और सबसे पहली सब क्लास में है फादर। तो ये भी एक दूसरे को एक्सक्लूड करती हैं क्लास सेकंड में। तो एक बार पिक्चर देख लीजिए आप क्लास सेकंड का। क्लास सेकंड में है सबसे पहले फादर। यदि क्लास फर्स्ट में तो मेंबर थे ही नहीं और क्लास सेकंड में यदि फादर होता है तो वो सेकंड जो सब क्लास सेकंड है जिसमें सन्स, डॉटर, सन्स और भी लोग बताए गए हैं, थर्ड है, सब क्लास फोर्थ है, जो 9 तक सब क्लासेस हैं वो सबको पिता सबको एक्सक्लूड कर देगा। और पिता भी जिंदा नहीं है तो सेकंड की बारी आती है, इसमें किसको मिलेगी, सन्स, डॉटर्स, सन्स को मिलेगी और सन्स, डॉटर्स, डॉटर्स को मिलेगी, ब्रदर, सिस्टर को मिलेगी। अभी इसको हम चार्ट के जरिए समझेंगे। अभी हम एक पिक्चर बना रहे हैं ठीक जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो यदि फादर नहीं है, क्लास फर्स्ट का भी कोई मेंबर नहीं है, तो यदि पिता जिंदा है तो पिता को मिल जाएगी, यदि पिता जिंदा नहीं है तो सेकंड को मिल जाएगी और सेकंड को मिल जाएगी। तो सेकंड में यदि कोई जिंदा है तो सेकंड को मिल जाएगी और बाकी सबों को वो एक्सक्लूड कर देगा जितने भी सब कैटेगरीज इसमें हैं। तो हम पुराना फिर पिक्चर पे अपनी लौटते हैं और ऐसी सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए कि क्लास फर्स्ट में जितने भी सक्सेसर्स दिए गए हैं उसी में ही मामला निपट जाता है। 99% मामलों में, 99.9% मामलों में जो पहली जो लिस्ट है वो पहली जो क्लास है उसी में ही मामला निपट जाता है। तो आगे की बहुत ही कम स्थिति आती है कि क्लास सेकंड को हमें देखना पड़े और उसके आगे एग्नेट्स को, कॉग्नेट्स को और गवर्नमेंट, इस चीज़ की हम बात करें तो क्लास फर्स्ट को आप सबसे पहले समझ लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर यदि क्लास सेकंड में यदि जो हमने देखा तो वो एक दूसरे को भी यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे। सबसे ऊपर से हम शुरू करेंगे। यदि ऊपर से कोई सदस्य रहता है जैसे कि पिता रहते हैं तो वो यहाँ पर नीचे की सभी सब लिस्ट को जो सब कैटेगरी है, सब क्लासेस हैं, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, 9 तक जो आपको कैटेगरीज दिख रही हैं सबको एक्सक्लूड कर देंगे। तो पुराने चार्ट को हम फिर से देखते हैं। तो क्लास सेकंड में भी यदि कोई सक्सेसर्स नहीं है तो संपत्ति किसको जाएगी, थोड़ा ऊपर से हम नीचे आएंगे, एग्नेट, तीसरे नंबर पे एग्नेट्स है, गोत्रज है, इनको जाएगी संपत्ति। तो गोत्रज में बहुत वाइड टर्म है। गोत्रज हमने पिछली वीडियो में जाना था। तो गोत्रज क्या होते हैं उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो एग्नेट को जाएगी यदि ऊपर के क्लास फर्स्ट में भी कोई सक्सेसर नहीं है, क्लास सेकंड में भी सक्सेसर्स नहीं है तो एग्नेट्स को जाएगी। एग्नेट्स नहीं है तो कॉग्नेट्स को जाएगी और कॉग्नेट्स नहीं है तो गवर्नमेंट को जाएगी। तो मतलब ऊपर से यदि कोई भी हमें मिल जाता है, क्लास फर्स्ट का यदि हमें मिल गया तो नीचे के सब
मिट जाएंगे, सब हट जाएंगे, उन्हें कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। और यदि ऊपर का अगर नहीं है तो नीचे, उससे नीचे सेकंड नंबर पे आएंगे क्लास सेकंड में। क्लास सेकंड में यदि कोई सक्सेसर है तो नीचे के जो एग्नेट हैं, कॉग्नेट है, गवर्नमेंट है, ये सब हट जाएंगे। और क्लास सेकंड में भी क्या है, सब कैटेगरी हैं, तो क्लास सेकंड में भी यही नियम लागू होगा, वो भी एक्सक्लूड करेंगे। जो यहाँ पर हमने जो 5 के अंदर जो हमने नियम देखे, जो 5 यहाँ पर टर्म्स बताए गए हैं, इनके अंतर्गत नियम देखे वही क्लास सेकंड के सक्सेसर पे अप्लाई होगा। वो भी उसमें जो 9 यहाँ पर सब क्लासेस दी गई हैं, वो भी क्या करेंगे, यदि सबसे ऊपर यहाँ पर पिता है तो वो सब नीचे को एक्सक्लूड कर देगा। पिता नहीं है तो जो सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर में से सेकंड नंबर की जो सब क्लासेस है, और वो क्या करेगी, नीचे के सबको एक्सक्लूड कर देगी। वो नीचे सब किसी को नहीं मिलेगा, ऐसे ही नीचे नीचे चलता जाएगा। ऊपर का यदि कोई सदस्य नहीं है तो हम नीचे आएंगे, नहीं तो नीचे आने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। तो हम क्लास फर्स्ट पे ही आते हैं, क्योंकि वो ही सबसे महत्वपूर्ण है, उसी को हमको ठीक से समझना है कि 99% मामलों में हमें वो ही कोर्ट में भी अप्लाई करना है, और वो ही प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि उसी में ही कोई ना कोई मेंबर मिल जाएगा और उन्हीं में ही साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेक्शन 9 में, सेक्शन 8 में, 9 में, 10 में यही नियम बताए गए हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर शेड्यूल फर्स्ट आपको दिखाई दे ही रही है। तो शेड्यूल फर्स्ट में ये सब मेंबर्स बताए गए हैं, सन, डॉटर, विडो, मदर, सन्स ऑफ द प्रीडिसेस्ड, सन, डॉटर ऑफ द प्रीडिसेस्ड, सन ऑफ द प्रीडिसेस्ड, डॉटर ऑफ द, एक सो ऑन बताए गए हैं। तो ये आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैंने इसके लिए एक चार्ट तैयार किया है, जो आपको दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा डायग्राम मैंने बनाया है मेहनत करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गोले के अंतर्गत जो मृत व्यक्ति है, एक गोले के अंतर्गत मृत व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो मृत व्यक्ति है वो मेल है, क्योंकि आज हम वीडियो में केवल मेल की बात करेंगे। तो ये मेल व्यक्ति जब मर जाता है तो इसकी संपत्ति किन किन लोगों के बीच में जाएगी, यदि ये सब लोग जिंदा हैं। यदि माता जिंदा है तो माता को जाएगी, विधवा जिंदा है तो माता, विधवा, पुत्र, पुत्री, इनको जाएगी। और पुत्र ख़त्म हो गया है, पुत्र भी जो गोले के अंदर है वो मृत का व्यक्ति है, तो पुत्र को जाएगी, पुत्री को जाएगी, विधवा को जाएगी, वही अंश जाएगा जो पुत्र को जाएगा। मतलब कि अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो क्लास फर्स्ट, शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत जो क्लास फर्स्ट बताई गई है, क्लास फर्स्ट के अंतर्गत जो भी मेंबर्स हैं वो ये हैं: माता, विधवा, पुत्र, पुत्री, पुत्र, पोत्री, विधवा, पुत्र वधू, विधवा, पुत्र वधू, परपोत्री, परपोत्री, परपोत्र, परपोत्री, देवता, देवती, ये सब इसमें मेंबर्स हैं। इनमें से इनको ये संपत्ति जाती है। और ये संपत्ति किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये सेक्शन 10 के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तो सेक्शन 10 क्या है वो हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन 9 भी हमको पढ़ना है, सेक्शन 9 भी सबसे पहले हम सेक्शन 9 ही देख लेते हैं। Order of the succession among the heirs in the schedule. Among the heirs specified in the schedule, those in class first shall take simultaneously, एक साथ ये क्लास फर्स्ट के heirs लेंगे इस प्रॉपर्टी को, और and to exclusion of all heirs। तो क्लास फर्स्ट के जो सक्सेसर हैं, यदि वो हैं, तो वही जो मैंने बात बताई गई थी, वो संपत्ति को लेंगे और आगे के जो नीचे की जो क्लास सेकंड है, एग्नेट है, कैग्नेट है, उनको एक्सक्लूड कर देंगे। ये जो मैंने बताया वही बताया गया है सेक्शन 9 में। सेक्शन 10 में कि संपत्ति किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी क्लास फर्स्ट के सदस्यों में, वो बताया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमॉन्ग एयर्स और इन क्लास फर्स्ट ऑफ दिस शेड्यूल। अनुसूची के वर्ग 1 में वारिसों की संपत्ति का वितरण। तो द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेड शैल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द एयर्स इन क्लास फर्स्ट ऑफ दिस शेड्यूल इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग रूल्स। तो इसमें ये रूल्स बताए गए हैं। रूल्स क्या बताए गए हैं कि द इंटेस्टेड विडो ऑफ देयर आर दी, इसको हम चार्ट के जरिए ही समझ लेते हैं। वैसे इजी हैं, लेकिन हम वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको बिल्कुल चार्ट के जरिए ही समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम तैयार किए गए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा कि
ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि एक मेल व्यक्ति है, वो मर गया और अपने पीछे किसको छोड़ गया, वो माता को छोड़ गया, पुत्री को, पुत्र को छोड़ गया, इनको छोड़ गया। वो 1 2 3 4 4 सदस्य को यहाँ पर 1 2 3 4 5 फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर छोड़ गया है वो। और ये सब किस में, क्लास फर्स्ट में ही है, तो इनको ही संपत्ति मिल जाएगी। क्लास सेकंड को तो हमें छूने की ज़रूरत नहीं है, उन सबको हटा देगा, एक्सक्लूड कर देगा, उन्हें रत्ती भर भी नहीं मिलेगी। तो क्लास फर्स्ट में ये मेंबर्स हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 मेंबर हैं, तो सबको 1/5 1/5 1/5 सबको ये संपत्ति यहाँ पर मिल जाएगी। ये आपको समझने की बात है, जितने सदस्य होते हैं उनको 1/5 संपत्ति मिल जाएगी। अब इसमें क्या है, अब ये नेक्स्ट हमारा डायग्राम है, इसमें विधवा है, इसकी 3 विधवा और हैं। तो इसमें कितने मेंबर हो गए, 5 तो ये हो गए, 6 7 8। तो विधवा के लिए जो नियम बताया गया है सेक्शन 10 में, तो ये तीनों विधवा, चाहे कितनी 4 विधवाओं 5 विधवाओं, ये सब एक ही अंश लेंगी। तो यहाँ पर इन तीनों विधवाओं को सबसे पहले हमें एक मान के चलना है। तो कितने सदस्य हो गए, 1 2 3 4 5 6, तीनों विधवा को हमने माना 1, तो यहाँ पर 6 सदस्य हो गए। तो सबको कितनी संपत्ति मिलेगी, माता को 1/6 मिलेगी, पुत्री को 1/6 मिलेगी, दूसरी पुत्री को 1/6 मिलेगी, पुत्र को 1/6 मिलेगी, दूसरे पुत्र को 1/6 मिलेगी। और जो विधवाएं हैं तीनों को 1/6 मिलेगी। मतलब यदि 1/6 को भी अलग अलग हम बांटना चाहें कि एक विधवा को कितनी मिलेगी, तो एक विधवा को मिलेगी यहाँ पर 1/6 गुणा 3, 1/18। 1/18 पहली विधवा को मिलेगी, 1/18 दूसरी विधवा को मिलेगी, 1/18 तीसरी विधवा को यहाँ पर मिलेगी। तो विधवा क्या है, विधवा उसकी चाहे 8 हो 10 हो 20 हो, उनको सब एक अंश मिलेगा। जैसे पुत्र को जो अंश मिल रहा था, चाहे पुत्र 2 हो 3 हो, सबको अलग अलग अंश मिल रहा था। लेकिन विधवा की ऐसी स्थिति में नहीं है, जैसे विधवाओं की ऐसी स्थिति नहीं है जैसे कि पुत्र पुत्री और इनकी है। यदि विधवा 5 हैं तो पाँचों को यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरा बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा, जैसा माता को मिल रहा है, पुत्र पुत्री को मिल रहा है, पूरे सबको एक माना जाएगा। 5 विधवाएं, तो सबसे पहले 5 विधवाओं को एक माना जाएगा, तब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो 5 महिलाओं को 5 को एक माना है, जो उनको मिलेगी वो एक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माता को यहाँ पर मिल रहा था 1/6, वो तीनों विधवाओं को मिलेगा 1/6। जो माता पुत्री पुत्र पुत्र इनको 1/6 मिल रहा था, वो तीनों विधवाओं को 1/6 मिलेगा। और 1/6 के बाद, जब मिलने के बाद ये इनको अलग अलग बांटेंगे तो 1/18 1/18 1/18 तीनों विधवाओं को अलग अलग मिलेगा 1/18 1/18। तो यही नियम इसमें बताया गया है। और हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण डायग्राम तो आपके समझ में आ ही गया होगा। तो अगला महत्वपूर्ण डायग्राम हम देख लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि इस डायग्राम में सबसे पहली इस डायग्राम को समझने के लिए बेसिक से ये समझ लीजिए कि जो सर्कल के अंदर, जो ब्लैक गोले के अंदर जो भी यहाँ पर जो भी रिलेटिव्स लिखे गए हैं, ये मृत व्यक्ति हैं, ये सब मृत व्यक्ति हैं। तो हमारी जो वीडियो के अंतर्गत जितने भी चार्ट थे, जितने भी डायग्राम थे, उनके अंदर जो भी गोले के अंदर हमने व्यक्ति बनाए, वो सब मृत व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स, ये एक काफ़ी मेंबर्स हैं इसमें। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा, किस तरीके से होगा, जब एक मेल व्यक्ति मर जाता है। तो सबसे ऊपर एक मेल व्यक्ति है, वो मर जाता है, तो तो ये उसकी संतानें हैं। उसके जो 2 पुत्र हैं वो मर गए हैं, एक पुत्री मर गई है जो गोले के अंदर शुरू में सबसे 2 जो पुत्र हैं वो मर चुके हैं। तो सबसे लास्ट में जो राइट हैंड पे जो पुत्री है वो मर चुकी है, और 2 पुत्री यहाँ पर जिंदा हैं। और जो इसका पुत्र भी जिंदा है, विधवा पुत्र वधू भी जिंदा है, देवता देवती भी जिंदा है, विधवा पुत्र वधू परपोत्र परपोत्र दूसरा परपोत्र ये जिंदा है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए, जब भी कोई व्यक्ति मरता है, ये सक्सेशन एक्ट का सिद्धांत है। आप समझ लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो अपने पीछे कोई भी संपत्ति नहीं छोड़ता है। कोई भी व्यक्ति मरता है, चाहे उसके पास कितनी भी ज़मीन हो, वो अपने पीछे कोई भी ज़मीन नहीं, कोई भी ज़मीन जायदाद, कोई भी संपत्ति नहीं छोड़ता है। जैसे ही वो मरता है, वो उसका हित ट्रांसफ़र अपने आप हो जाता है, दूसरों के अंतर वो
वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ये समझ लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर मृत व्यक्ति मरा तो वो अपने पीछे कुछ भी छोड़ के नहीं गया, उसकी जो संपत्ति थी वो इन सबों में यहाँ पर उसका हित ट्रांसफ़र हो गया, इन लोगों में वो अपने आप ही ट्रांसफ़र हो गई। तो फ्रेंड्स सबसे और दूसरा सिद्धांत आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर मर गया, जैसे कि इसका पहला पुत्र और दूसरा पुत्र यहाँ पर मर गए, तो इनके आगे के बच्चों को, विधवा को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको इनको यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जिंदा है। सबसे पहले हमें इनका कितना पार्ट था। यदि जब ये जिंदा होते, ये दोनों पुत्र हैं, एक पुत्री है जो मर चुके हैं, यदि ये जिंदा होते तो इन्हें कितना पार्ट मिलता वो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा, और वो ही पार्ट नीचे जो हमने नियम पढ़ा उसी के अनुसार वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो पुत्र का हो चाहे पुत्री का हो, अभी हम अपने मेल का पढ़ा है और फीमेल का भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेल का क्या है, वो उसी की तरह आगे भी वो ऐसी उसी क्रम में चलता रहेगा जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, और फीमेल का आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोई फीमेल मरती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो शुरू में 2 पुत्र दिए राइट हैंड पर, उनको जीवित मान लिया, और सबसे लास्ट में जो पुत्री दी है गोले में, उसको जीवित मान लिया। तो यहाँ पर कितने सदस्य हो गए, मृत व्यक्ति के कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5। तो सबको यहाँ पर 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 यहाँ पर संपत्ति यहाँ पर मृत व्यक्ति की डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये मृत व्यक्ति, उसको भी इमेजिन किया तो यहाँ पर 1/5 उसको मिली। तो पहला पुत्र है यहाँ पर, सबसे पहला पुत्र आपको दिखाई दे रहा है, उसका क्या है, एक पुत्र है, उसका केवल एक पुत्र है। तो जो उसका 1/5 उसे संपत्ति मिली थी, वो उसके एक बच्चे को 1/5 मिल जाएगी। और भी इसके यदि बच्चे होते इस पहले पुत्र के, तो यहाँ पर यदि मान लीजिए 2 बच्चे होते तो क्या होता, 1/10 हो जाती, 1/5 गुणा 2 हो जाता 1/10, और 1/10 संपत्ति मिल जाती यदि इसके पुत्र के, मतलब कि जो मृत व्यक्ति के जो पुत्र हैं या पुत्री है, पुत्र पुत्री यदि 2 होते तो 1/10 संपत्ति उनको मिलती। अभी 1/5 मिलेगी क्योंकि एक ही पुत्र यहाँ पर है, एक ही पुत्र है यहाँ पर, उसको 1/5 संपत्ति मिलेगी, 1/5 संपत्ति मिलेगी। और विधवा पुत्र वधू को कितनी मिलेगी, 1/15 मिलेगी, क्योंकि नीचे के जो सदस्य हैं वो कितना पाएंगे, वो अपने ऊपर जो पुत्र था वही, उसके ये बच्चे हैं, पुत्र के बच्चे, तो 1/15 ये पाएंगे। 1/15 क्योंकि ये 3 सदस्य हैं तो 1/5 गुणा 3 हो जाएगा, 1/15 ये पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपने पहली जो सबसे पहली लिस्ट थी, सबसे पहले जो वो पुत्र था उसके हमने जान लिए कि किस तरीके से यह पाएंगे, कि उसको जिंदा मान लिया हमने, वो 1/5 पाएगा। उसका पुत्र, क्योंकि उसका एक ही बच्चा जिंदा है तो वो भी 1/5 पाएगा, और 1/5 जो उसकी संपत्ति है वो उसके बच्चों में वैसे ही नियम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और 1/15 उसके बच्चे पाएंगे, 1/15 यानी कि मृत व्यक्ति के पुत्र, परपोत्र और विधवा पुत्र वधू कितनी पाएगी, 1/15 और दूसरा पुत्र देख लेते हैं हम सेकंड नंबर पर, ये इसने भी पाया 1/5, जो मर गया है 1/5, इसको मान अगर जिंदा होता उसे 1/5 मिलता, तो 1/5 इसके हिस्से में आया, और इसकी कोई संतान नहीं थी, जो संतान थी वो मर गई थी, केवल इसका पुत्र था और वो भी मर गया था। इसकी विधवा पुत्र वधू, केवल विधवा पुत्र वधू वही जो इसके बच्चे की, जो इसके लड़के की जो वधू थी, केवल वही रह गई, तो पूरा हिस्सा इसी को मिलेगा और किसी को मिलेगा नहीं, केवल जो विधवा पुत्र वधू है उसको ही 1/5 भाग मिल जाएगा। ये यहाँ पर इतना ही चार्ट में दिखाया गया है। और विधवा पुत्र क्योंकि ये क्या है, फीमेल है, और यदि जब ये मर जाती है तो इसकी संपत्ति किसके अनुसार मिलेगी, वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। जब कोई फीमेल मरती है तो उसकी संपत्ति किस अनुसार मिलती है वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। और तीसरे में क्या है, वो पुत्री थी, आगे उसने शादी नहीं की, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तीसरे में केवल 1/5 ऐसे मिल जाएगा, आगे की बात नहीं की गई है इस चार्ट में। और चौथे नंबर की जो पुत्री है उसे भी 1/5 मिल जाएगा। और 5वें नंबर की जो पुत्री है 1/5 उसको भी मिल गया, जो मर गई थी, इसलिए उसे जिंदा मान ले रहे हैं हम। इस पुत्री को, सबसे लास्ट वाली पुत्री को जिंदा मान लेते हैं, और 1/5 इसको
यहाँ पर मिलता है। और जब ये मर जाती ये क्योंकि जिंदा नहीं है तो क्या देवता देवती में 1/10 जाएगा यहाँ पर और 1/10 जाएगा। 1/5 गुणा 2, 1/5 गुणा 2 एक, तो ये 1/10 यहाँ पर चला जाएगा क्योंकि पुत्री यहाँ पर जिंदा नहीं है। तो देवता देवती तक ही यहाँ पर बात की गई है और पुत्र सदस्य में यहाँ पर उसके आगे भी बात की गई है, पर पौत्र की भी बात की गई, लेकिन यहाँ पर देवता पर देवती यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में शामिल नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। और पर देवता देवती ये सेकंड क्लास के सदस्य हैं और पर देवता देवती सेकंड क्लास के सदस्य हैं, लेकिन पर पोते पर पौत्र ये फर्स्ट क्लास के सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे, तो आपने ये चार्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया एक बार। तो आगे अब क्लास सेकंड की बात आती है। तो क्लास सेकंड का आप चित्र सबसे पहले देख लीजिए, मैं उसी में आपको समझा देता हूँ क्योंकि क्लास सेकंड में उसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। बहुत ही एक्सेप्शनल स्थिति में क्लास सेकंड की बात आती है क्योंकि 99.9% में पहले ही जो क्लास फर्स्ट है, जो यहाँ पर सदस्य बताए गए हैं, माता है, विधवा है, बच्चे हैं, पौत्र है, परपौत्र है, विधवा पुत्र वधू है, विधवा पौत्र वधू है, तो ये सब इतने मेंबर हो जाते हैं कि 99.9% में मामला यहीं पर निपट जाता है। लेकिन और आगे की जो क्लास सेकंड है उसको पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर देता है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कोई एक्सेप्शनल स्थिति आ जाती है, क्लास फर्स्ट का कोई भी सदस्य यहाँ पर जिंदा नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं है, तो क्लास सेकंड के ईयर्स को यहाँ पर मिलेगा। और क्लास सेकंड में वर्ग 2 में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको किस तरीके से पढ़ना है वो आप देख लीजिए। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्लास सेकंड को यहाँ पर कितने भाग में बांटा गया है। क्लास सेकंड को यहाँ पर सब क्लासेस में बांटा गया है, 9 सब क्लासेस में बांटा गया है। तो 9 सब क्लासेस में भी ये एक्सक्लूज़न का रूल अप्लाई होता है। सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फादर। यदि फादर जिंदा है तो नीचे के सभी मेंबर्स को एक्सक्लूड कर देगा। जो सेकंड, थर्ड, 4, 5, 7, 8, 9 में जो भी मेंबर्स बताए गए सबको एक्सक्लूड कर देगा। तो फादर हमें मिल गया, तो क्लास फर्स्ट में कोई सदस्य है नहीं। और क्लास सेकंड में हमने देखा तो पिता जिंदा है, तो पिता को ही सारी संपत्ति मिल जाएगी मृत व्यक्ति की। और आगे जो सेकंड में बताया गया है सन्स डॉटर, सन्स डॉटर, और नीचे के जो भी तीसरे, चौथे, पाँचवें, इनको आगे कुछ भी इन सदस्यों को नहीं मिलेगा, केवल पिता को मिल जाएगी। तो एक्सक्लूज़न का नियम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ऐसे सेकंड में यदि पिता जिंदा नहीं है तो हम सेकंड को देखेंगे, सेकंड सब क्लास सेकंड को देखेंगे तो किसको जाएगा यहाँ पर सन्स डॉटर सन, जो पर देवता देवती हैं उनकी बात की गई है तो उनको इसमें जाएगा। और जो मृत व्यक्ति की जो भाई बहन है उनको जाएगा। यदि पिता जिंदा नहीं है तो सेकंड में जाएगा। और तीसरी, चौथी, पाँचवीं जो नीचे की सबको है उसको हटा देगा, एक्सक्लूज़न कर देगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यदि फर्स्ट सेकंड में भी कोई सदस्य नहीं है, तीसरे में सदस्य है तो वो क्या करेंगे, वो आगे के सदस्यों को भी एक्सक्लूड कर देंगे। यही है कि जो पहले आएगा वो पाएगा, वही नियम है। जो पहले ज़िंदा रहेगा उसको मिल जाएगा, आगे को देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके बाद यदि क्लास फर्स्ट और सेकंड में भी जो हमने सारे नियम अप्लाई कर दिए, इनमें भी कोई व्यक्ति जिंदा नहीं है तो फिर क्या बात आती है, एग्नेट की बात आती है। एग्नेट गोत्रज को मिलेगा। गोत्रज एक वाइड टर्म है। फिर यदि गोत्रज में भी व्यक्ति का कोई सदस्य मेंबर नहीं है, उसका रिलेटिव्स नहीं है, तो बंधु की बात आती है कॉग्नेट की, तो उसको मिलेगी प्रॉपर्टी सारी। उन कॉग्नेट यदि ज़्यादा है तो उनको बराबर बट जाएगी। और उसके बाद आएगी यदि इनमें से कोई भी नहीं है, जो कि बहुत ही मुश्किल है ऐसा होना, या फिर कह सकते हैं कि इनमें से कॉग्नेट और एग्नेट में से कोई क्लेम नहीं करता है, कोई सदस्य क्लेम नहीं कर रहा है, तो किसको मिल जाएगी, गवर्नमेंट को मिल जाएगी। क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि कॉग्नेट और एग्नेट में कोई जिंदा नहीं है, गवर्नमेंट को मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है कि कॉग्नेट और एग्नेट में भी जो इतनी विस्तृत टर्म है उनमें भी कोई जिंदा नहीं हो, इतने सारे मेंबर्स जिसमें आते हैं, तो ये मुश्किल है और उनका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो गवर्नमेंट को सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी।
तो फ्रेंड्स इन चारों कैटेगरी में से यदि कोई भी सदस्य जिंदा नहीं है, फर्स्ट क्लासेस का कोई मेंबर नहीं है, सेकंड क्लासेस का कोई मेंबर नहीं है, एग्नेट नहीं है, कॉग्नेट नहीं है, तो गवर्नमेंट को संपत्ति चली जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने बिल्कुल ईजिली तरीके से आपको बता दिया और आप ईजिली अब तय कर सकते हैं। आपसे कोई भी पूछे कि अब मेरे अभी दादाजी ख़त्म हो गए, पिताजी ख़त्म हो गए, अब किस तरीके से संपत्ति जानी है, मैं एक हिंदू हूँ या बौद्ध हूँ, सिख हूँ, जैन हूँ, तो आप उसे ईजिली आप यहाँ पर चार्ट बना के ईजिली समझा देंगे कि आपको ये संपत्ति मिलनी है, आपके बच्चों को ये मिलेगा, आप ये समझा देंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो और हमारा लास्ट इस पर हम बनाएंगे कि जो कोई फीमेल मेंबर यदि मरता है तो उसकी यदि कोई संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, उसकी कोई संपत्ति है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, उसके लिए क्या नियम है। तो सेक्शन 14 से आगे 16, 17 आगे 14 से आगे के सेक्शंस हैं वो इसी के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स 2005 में एक्ट के अंतर्गत आप जानते ही हैं, चाहे लड़की शादीशुदा हो चाहे नहीं शादीशुदा हो, वो यहाँ पर पुत्र के बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा रखती है। वो यहाँ पर सहदायिकी होती है, सहदायिक होती है, कोपार्टनर होती है। तो यहाँ पर हमने जो भी नियम पढ़े थे अभी, कोई पुरुष व्यक्ति मरता है तो उसकी संपत्ति यहाँ पर बराबर बढ़ रही थी, जो हम चार्ट हमने देखे थे तो बराबर बढ़ रही थी। वो इसी एक्ट के अनुसार जो अमेंडमेंट हुआ 2005 के, उसी के अनुसार बढ़ रही थी। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला वीडियो ज़रूर देखें कि कोई फीमेल मेंबर मरती है तो उसकी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से उसके फैमिली मेम्बर्स में होता है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच।